गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पीडीएफ हिस्ट्री का आप लोग के पास थोड़ा भी नहीं होगा। जितना पीडीएफ था सब खत्म हो गया। जितना पीडीएफ में था सारा पीडीएफ पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब आपको एक सेकेंड पीडीएफ देंगे और क्लास ओपन होने वाला है। हम आपको 1 से 2 दिन में सूचना दे देंगे। कल आपको इसकी सूचना दे देंगे कितने तारीख को क्लास ओपन होगा। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक देख रहे हैं क्या? देख, मतलब भारत में या तो ओलंपिक को लेके कोई खास प्लानिंग होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने अपने दम पर बहुत मेहनत किया है। चलिए, हम आपको हिस्ट्री का टाइमिंग थोड़ा सा आज डिस्टर्ब रहा था इधर। हम आप इस टाइम हिस्ट्री बता रहे हैं, आपको विजयनगर के बारे में पढ़ा रहे थे। आप याद कीजिए कि हम आपको पहले पढ़ाए थे कौन सा? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत सेम उसी तरह ये भी है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे भैया? चार, पांच। कौन सा? पहला गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। गुलाम के वंश खिलजी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। ये तीन ठो थोड़ा काम लायक थे सब। और इसके बाद ही दोनों बकलोल हुआ सब, चाहे वो सैयद वंश हो चाहे वो लोधी वंश हो। दोनों में से कोई खास काम का नहीं हुआ। इसके बाद कौन सा वंश था? दिल्ली सल्तनत के बाद 6वां नंबर पे आएगा मुगल वंश। मुगल वंश। लेकिन हम आपको बताए थे कि तुगलक वंश में शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। इस मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दो साम्राज्य अलग हो गए थे। एक था विजयनगर और दूसरा था, बताइए, आप बताइए। विजयनगर हम बता दिए, दूसरा आप बताइए। विजयनगर के बाद कौन सा अलग हुआ था? दूसरा आप बताओ भाई। मुगल वंश। बहमनी। कल बताए भी थे हमको, बहमनी। बहमनी वंश। ये दो वंश थे। तो हमको इसी में इसको पढ़ लेना है, वरना अगर हम गलती से भी मुगल में चले जाएंगे तो मुगल वाले के बाद मुगल की टॉपिक बहुत लंबी होती है, फिर ये छूटा ही रह जाएगा। तो हमें कौन सा वंश पढ़ना है? ये विजयनगर। देखिए, विजयनगर के बारे में हम समझते हैं। विजयनगर दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में पड़ता है। विजयनगर दक्षिण भारत के कहाँ पड़ता है भैया? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो ये था दिल्ली। दिल्ली में शासक था कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक। ये बात है 1346 ईस्वी की। 1346 ईस्वी की थी दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का पीडीएफ बाबू बोल रहे हैं ना, अभी आपको सैटरडे को मिलेगा। सैटरडे या संडे तक में पीडीएफ मिलेगा। एक ही बार आप लोग का अच्छा खासा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ के लिए थोड़ा सा इस बार वेट कर लीजिए। तो 1346 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में अपने सैनिकों को भेजा और दक्षिण भारत से दो भाइयों को पकड़ के मंगवाया। एक का नाम था हरिहर, दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे सब। सर, आगे देखिए। हरिहर एवं बुक्का, कितने भाई थे भाई? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे सब। इन दो भाइयों में से इन्हें किसने पकड़ के लाया? मोहम्मद बिन तुगलक। और सेनापति से बुलाया दिल्ली में, और दिल्ली में इन लोगों को अपना अधीन बना लिया और कहा कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो। बहुत होशियार था सभी सब। इसने देखा सब कि भाई उसके चंगुल में फंसे हैं, जैसा बोल रहा है वैसे चुपचाप कर लो। तो इसने क्या किया? इस्लाम धर्म को अपना लिया। इन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक कितना बड़ा बैल था, आप इसे समझिए। इतना बड़ा बैल था ससुरा ये, कि इसने इन्हीं लोगों को कहा कि अच्छा तुम वापस जाओ और पूरी तरह से विजयनगर को जीत के आओ। भैया, ये विजयनगर के ही दोनों भाई थे सब। इन्हीं को पकड़ के कहा इस्लाम धर्म अपना लिया, चलो ठीक है वापस जाओ। जब ये वापस गए तो इन्होंने कहा कि अब कौन सी, अब कैसा? तो इनके गुरु मिल गए विद्यारण्य। इनके गुरु कौन से मिल गए? विद्यारण्य। 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 विद्यारण्य ने इनके गुरु मिले, इन्होंने इन्हें वापस हिंदू धर्म में लाया और कहा कि इसी के खिलाफ बगावत कर दो। तो इसने कह दिया, इन दोनों भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बगावत करके और इससे क्या हो गए? अलग हो गए। और अलग हो गए और अपने पिता, इनके पिता का नाम था संगम, और संगम के नाम पर यहाँ एक वंश की स्थापना कर दिया जिसका नाम रखा गया संगम वंश। कौन सा? संगम वंश की स्थापना कर दिया गया। समझ में गया कि नहीं? कौन सा वंश? संगम वंश। किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, विजयनगर पर स्थापित होने वाला पहला वंश कौन सा था?
विजयनगर पर स्थापित होने वाला पहला वंश कौन सा था? संगम वंश। कौन सा वंश? संगम वंश। संगम किसका नाम था? संगम पिता का नाम। गुरु का नाम? इन दोनों भाइयों के गुरु का नाम विद्यारण्य। दोनों भाइयों के गुरु का नाम क्या था? विद्यारण्य। दोनों भाई संगम संगम के नाम पर इन्होंने संगम वंश की स्थापना कर दिया। ये संगम वंश की स्थापना 1336 में इन्होंने कर दी। इसकी राजधानी इन्होंने किसे बनाई? हम्पी को बनाया। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में है। केआर लिख देते हैं, कर्नाटक में। 1336 ईस्वी में। यहाँ 46 लिख दिए क्या? 1336 ईस्वी में इन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी बनाई थी। किसे हम राजधानी बनाया? हम्पी को। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। अभी जो है ये कर्नाटक में, अभी हम्पी को तो वर्ल्ड यूनेस्को के धरोहर में भी इसे रखा गया है। तुंगभद्रा नदी के तट पर। किस तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। कहां पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। अब हम लोग पढ़ते हैं संगम वंश के बारे में। अब आप कहिएगा सर विजयनगर क्या है और संगम वंश क्या है? तो देखिए, विजयनगर एरिया का नाम है। जिस तरह से पूरा भारत एरिया का नाम था और अलग अलग वंशों ने शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, उसी तरह संगम वंश एक एरिया का नाम है। अब इस पे जिस वंश का शासन रहेगा, संगम वंश का शासन रहेगा तो संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडू वंश। तो उसी तरह जिस तरह से सल्तनत काल में 5 राजवंशों का शासन था, उसी तरह से हरिहर एवं विजयनगर पे 4 वंशों का शासन था। सबसे पहला राजवंश का नाम क्या था? सबसे पहले राजवंश का नाम था संगम वंश। कौन सा? संगम वंश। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम संगम वंश के बारे में। संगम वंश, किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसका पहला राजा का नाम क्या था? हरिहर प्रथम। फर्स्ट राजा इसमें हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम, हरिहर फर्स्ट। देखिए, हरिहर फर्स्ट जो थे इस वंश के संस्थापक थे। संस्थापक, बड़ा भाई था हरिहर एवं बुक्का में। हरिहर प्रथम संस्थापक थे। इन्हें वेदों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थे। इनके दरबार में एक गुरु रहते थे जिनका नाम था सायान। सायान नाम के इनके दरबार में एक बहुत बड़े ज्ञानी रहते थे, सायान। सायान ने एक पुस्तक क्या लिखा था? वेद पर टीका लिखा था। वेदों पर टीका, वेदों पर टिक्का लिखा था। टिक्का, टिक्का क्या होता है भाई? वेदों पर कमेंट्स, मतलब वेदों में कहीं मजाक वाली चीज है, कहीं हंसी मजाक है, तो थोड़ा बहुत आपका कमेंट नहीं होता है किसी चीज पर। देखो भैया यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसमें ऐसे ना हो कि ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा रहता, या कहीं हंसी मजाक की कहानी है तो उसमें और मिर्च मसाला जोड़ के और बता देना। तो इन्होंने क्या किया? वेदों पर कमेंट किया, टीका टिप्पणी करके एक लिखा था। इसका शासनकाल हरिहर प्रथम का उतना अच्छा, मतलब बड़ा नहीं रहा। हरिहर के बाद आया बुक्का प्रथम। हरिहर के बाद आया बुक्का प्रथम। हरिहर के बाद कौन आया था? बुक्का प्रथम आया। हरिहर के बाद आया बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम जो था, इसे वेद पढ़ने का काफी दिलचस्पी था। इसने उपाधि धारण किया वेद प्रतिष्ठापक। वेद प्रतिष्ठापक, वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया? बुक्का प्रथम। वेद प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के समय एक दिक्कत हो गया। क्या चीज दिक्कत हुआ? रायचूर दोआब को लेकर एक बवाल हो गया। रायचूर दोआब, रायचूर दोआब क्या थी भैया? एक भूमि का टुकड़ा, बहुत ही उपजाऊ जगह थी रायचूर दोआब। इस रायचूर दोआब पर कब्जा करने के लिए चालू हो गए सब बहमनी साम्राज्य वाले और विजयनगर, क्योंकि विजयनगर भी टूटा था मोहम्मद बिन तुगलक से, वो भी दक्षिण भारत में था। और विजयनगर और बहमनी और विजयनगर दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से टूटे थे और दक्षिण भारत में थे। दोनों में क्या हो गया? बवाल हो गया। तो ये रायचूर को लेकर दोआब में युद्ध हुआ और ये युद्ध 200 सालों तक चला था। खानदानी युद्ध था। जैसे कभी कभी किसी में खानदान में झगड़ा चलता है, नहीं देखते खानदानी दुश्मनी 100-200 साल से चले आ रहा है, तो ऐसी ही होती है खानदानी दुश्मनी। समझ में आ गया कि नहीं? रायचूर दोआब तुंगभद्रा नदी के पास था। रायचूर दोआब बहुत ही ज्यादा उपजाऊ था। अब इस पर बहमनी क्या चाहते थे कि हम कब्जा कर लें।
जैसे दोनों दक्षिण भारत में ही थे। ये विजयनगर हो गया, ये बहमनी हो गए, सॉरी विजयनगर नीचे था, बहमनी ऊपर था। ये विजयनगर, ये बहमनी। तो बहमनी वाला चाहता था कि हम जीत जाए, विजयनगर चाहता था हम जीत जाए, दोनों के बीच में आता था रायचूर दोआब। तो इसके बीच में युद्ध हो गया और इस पर आक्रमण कर दिया मोहम्मद प्रथम ने। किसने आक्रमण किया? मोहम्मद प्रथम। मोहम्मद प्रथम जो था, मोहम्मद प्रथम ने किसे हरा दिया? बुक्का प्रथम को पराजित कर दिया। बुक्का प्रथम को पराजित कर दिया, हरा दिया। पराजित क्या कर दिया भैया? पराजित कर दिया, हरा दिया था इन्हें। और हराने के बाद रायचूर दोआब का थोड़ा सा हिस्सा अपने पे कब्जा कर लिया। कंप्लीट रायचूर दोआब कब्जे में नहीं आई थी, कंप्लीट रायचूर दोआब किसी के कब्जे में नहीं गया था, हमेशा से विवादित रहा था। अब इसके बाद अगला शासक जो बना इस वंश का, उसका नाम था देवराय प्रथम। देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट जो था ये बहुत ही योग्य शासक था। इसने तुंगभद्रा नदी पर, कौन सी नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर क्या बनवा दिया? बांध बनवा दिया, बांध। और इस बांध से क्या निकलवा दिया? नहर निकलवा दिया, नहर। तुंगभद्रा नदी पर क्या बनवा दिया? बांध। और इससे क्या बना दिया? नहर बनवा दिया। इसके शासन काल में फिर बहमनी वालों ने आक्रमण किया। तो जिस तरह से यहाँ बुक्का के बाद अगला शासक देवराय प्रथम बन गया है, उसी तरह वहां मोहम्मद प्रथम के जगह पर अगला शासक फिरोज शाह बहमन बन गया था। कौन बन गया? फिरोज शाह बहमन। बहमन, फिरोज शाह बहमन बन गया। कौन बन गया? फिरोज शाह बहमन बन गया था। और फिरोज शाह बहमन ने फिर से पराजित कर दिया, किसको? देवराय प्रथम को पराजित कर दिया। वहां मोहम्मद प्रथम ने पराजित किया था, फिरोज शाह बहमन ने देवराय को पराजित कर दिया। देवराय प्रथम को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, हरा दिया, पराजित कर दिया। लेकिन इन दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। जैसे देखते थे ना इंटरकास्ट मैरिज, जैसे अकबर का विवाह जोधाबाई से हो गया, उस टाइप में यहाँ पर क्या हो गया? वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध बन गया। अब दोनों रिश्तेदार हो गए सब। इस वैवाहिक संबंध से दोनों को आपसी लड़ाई थोड़ी सी कम हुई। इसने मुस्लिम सैनिकों को अपने यहाँ शामिल कर लिया, मुस्लिम सैनिकों को शामिल कर लिया अपनी सेना में। मुस्लिम सैनिकों को भी शामिल करने वाला शासक का नाम क्या था? देवराय प्रथम। और मुस्लिम सैनिकों में सबसे योग्य कौन थे? तो तुर्क के धनुर्धर थे। कौन थे? तुर्क धनुर्धर। तुर्क धनुर्धर। अब भाई ये सब तुर्क क्षेत्र, तुर्की के नहीं, तुर्क क्षेत्र। जैसे हम कहते हैं हिंद, तो हिंदुस्तान तो भैया आसाम में भी आएगा, कर्नाटक भी आता है, कश्मीर भी आता है। वैसे तुर्क एक बहुत बड़ा एरिया था, तो इसने तुर्क धनुर्धरों को शामिल किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि विजयनगर का वह शासक जिसने अपने सेना में तुर्क धनुर्धरों को शामिल किया था, किसे शामिल किया भैया? तुर्क धनुर्धरों को। किसे शामिल किया? तुर्क धनुर्धरों को शामिल किया। किसे शामिल किया? तुर्क धनुर्धरों को। क्वेश्चन बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किस दिल्ली सल्तनत के राजा के वक्त में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। हरिहर एवं बुक्का ने जिस वंश की स्थापना किया उस वंश का नाम था संगम वंश। संगम वंश का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? इनके गुरु का नाम क्या था? संगम वंश के नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो संगम का नामकरण इनके पिता के नाम पर किया गया। ठीक है, इनके गुरु जी का नाम क्या था? तो हरिहर एवं बुक्का का नाम के गुरु जी का नाम था विद्यारण्य। इनके गुरु जी का नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य। इस संगम वंश का पहला शासक कौन सा था? संगम वंश का पहला शासक था हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के दरबार में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वेदों पर टीका लिखा है, वेदों पर कमेंट लिखा है, वेदों में हंसी मजाक वाले चीजों को और हाईलाइट किया, कुछ कमियों को उजागर किया। तो वेदों पर टीका टिप्पणी लिखने का काम हरिहर प्रथम के दरबार में किसने किया था? हरिहर प्रथम के दरबार में यह काम शायान ने किया था। किसने किया? शायान ने किया था। उनके दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन 10 बार पूछ चुका है। शायान, यह याद रखिएगा हमेशा, शायान। हरिहर प्रथम के बाद अगला शासक बना बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम के बाद अगला शासक बना बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के समय में एक युद्ध चालू हो गया जो अगले 200 सालों तक चला। यह युद्ध किस जमीन के टुकड़े के लिए था?
एक युद्ध चालू हो गया हरिहर बुक्का प्रथम के समय, जो अगले 200 सालों तक चला। यह युद्ध बहमनी साम्राज्य वालों से चला। हालांकि अंततः जीत विजयनगर वालों की ही हुई, लेकिन इस क्षेत्र का नाम क्या था, जिस जगह का था? रायचूर दोआब। क्या नाम था? रायचूर दोआब। कौन सा दोआब? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब जो था वो बहुत ही उपजाऊ था। रायचूर दोआब। बताइए, हरिहर बुक्का प्रथम को किसने पराजित किया? बुक्का प्रथम को पराजित करने वाला कौन था? तो बुक्का प्रथम को पराजित किसने किया? मोहम्मद प्रथम ने। मोहम्मद प्रथम कौन था? तो ये था बहमनी साम्राज्य। तो बुक्का प्रथम के बाद अगला शासक कौन आया? ध्यान से देखिए, बुक्का प्रथम के बाद अगला शासन कौन आया? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने नहरों, बहुत ज्यादा नहरों का निर्माण कराया। देवराय प्रथम ने किसका निर्माण कराया? नहरों का निर्माण कराया। बहुत सारे नहरों का निर्माण किसने कराया? देवराय प्रथम ने। किसने? देवराय प्रथम ने। किसने कराया? देवराय प्रथम ने करा दिया। किसी कोई दिक्कत? देवराय प्रथम ने करा दिया। अपनी सेना में तुर्क धनुर्धर किसने रखा? अपनी सेना में तुर्क धनुर्धर किसने रखा? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम को किसने पराजित किया? 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 फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन। इसके बाद अगला शासक आया देवराय द्वितीय। ये सबसे महान शासक था, देवराय द्वितीय। ये इस वंश में सबसे ज्यादा योग्य शासक कौन था? देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय था। ये अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। क्या रखता था? कुरान रखता। सिंहासन के बगल में कुरान शरीफ, मुसलमानों का क्या है भाई? धार्मिक किताब है। कुरान रखता था। इसे हाथी मारने का बहुत शौक था, इसलिए इसे गज वेटका कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गज वेटका। गज वेटका कहा जाता है। हाथी बड़ी मारता था ये, हाथियों का शिकार करता था। तो अलग अलग उस वक्त शौक था लोगों का शिकार करना। हिरन का शिकार करो, शेर का शिकार करो। आज करो ना, बेचारे सब अपने घट गए सब, अब जेल हो जाएगा, ज्यादा शिकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, गज वेटका कहा। इसके दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, इराक का रहने वाला था। इराक का यात्री था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक। एक पाकिस्तानी प्लेयर था अब्दुल रज्जाक। अब हम लोग जब जवान थे ना, उस वक्त ये सब का प्लेयर हैं सब। हम लोग के वक्त में प्लेयर कौन था? बालाजी, राहुल द्रविड़, उधर इंजमामुल हक, इधर सौरभ गांगुली। अब तो हम लोग के वक्त में अलग अलग थे। आजकल पता नहीं कौन कौन आ गए, समझे में नहीं आता है। चलिए ध्यान से देखिए, कौन आया था भैया? अब्दुल रज्जाक, इराक का। इसने एक किताब लिखा है जिस किताब का नाम है मतलाए साहेन। क्या नाम है किताब का? मतलाए साहेन। मतलाए साहेन। इस मतलाए साहेन फारसी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें संगम काल के बारे में जानकारी मिलती है। आजकल कोहली है, हम लोग के वक्त में कोहली वोहली कुछ नहीं थे लोग, उस समय का दुनिया अलग था वो। आजकल हम लोग के वक्त में T20 नहीं होता था, IPL नहीं होता था। ये तो 10-15 साल से शुरू हुआ है। हम लोग के वक्त में वनडे होता था, टेस्ट मैच। हाँ, रिकी पॉन्टिंग था हम लोग के टाइम में, ऑस्ट्रेलिया का। एगो सेनवार्न था, एगो एगो मोट बाल रख लेता, ऑस्ट्रेलिया का बड़ी खतरनाक खेलता था वो। हाँ बोलो। देखो भाई, अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का नाम क्या था? मतलाए साहेन। किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। इसमें कहा गया है कि विजयनगर काल की सारी जानकारी दी गई है। कहा गया लगभग 300 बंदरगाह थे। विजयनगर के पास कितने बंदरगाह थे? 300 बंदरगाह थे। इसका मतलब ये बताइए कि विजयनगर की नौसेना मजबूत थी या नहीं? अब अंदाजा लगाइए।
जिस राज्य में 300 बंदरगाह हो, वो भी इतने छोटे एरिया में, उस जगह की नौसेना मजबूत होगी कि नहीं हो? आप अंदाजा लगाइए, 300 अगर बंदरगाह सीपोर्ट है तो नौसेना मजबूत होगी कि नहीं होगी? तो मजबूत होगी नौसेना। अब 300 में नौसेना मजबूत थी तो भैया ये नौसेना मजबूत किस लिए रखेंगे? परछावना में तो होगा नहीं। तो इसके लिए नौसेना मजबूत थी तो इन्होंने युद्ध भी किया होगा कहीं ना कहीं। तो इस ससुरा ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण किया? श्रीलंका। देख रहे हैं, हनुमान जी का प्रसादी बना दिया है श्रीलंका को। ये श्रीलंका पर तीसरा आक्रमण है। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला कृष्णदेवराय तीसरा शासक था। अन्य दो शासकों के नाम आप बताइए, हम पढ़ा चुके हैं। श्रीलंका पर आक्रमण इसने किया था, देवराय द्वितीय ने, लेकिन यह पहला शासक नहीं था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। इससे पहले भी श्रीलंका पर आक्रमण हुए हैं और दो दो आक्रमण हुए हैं। कौन कौन था बताइए? श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले पहला दूसरा दो शासकों के नाम बताइए। राजेंद्र चोल। अरे भाई, राजेंद्र चोल से पहले भी एगो था। राजेंद्र चोल से भी पहले हाँ ठीक है ठीक है। राज और राजेंद्र चोल। राज ने तो कम में लूटा, राजेंद्र चोल ने तो पूरा उठा लाया। राज और राजेंद्र चोल, समझा गया? राज और राजेंद्र चोल, दो लोगों ने क्या किया था? जीत लिया था। यानी श्रीलंका पर आक्रमण राज राज राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम कहिए, या फिर और एक इधर देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय कौन था भाई? देवराय द्वितीय। इतने लोगों ने क्या किया था भैया? शासन किया। ठीक है, श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो देवराय प्रथम योग्य उतना नहीं था, देवराय द्वितीय बहुत ही योग्य था। देवराय द्वितीय योग्य था। देवराय राजा राज, देवराय बहुत ही योग्य था। इसने अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। हाथी मारने का शौक था, गजवेट का कहा जाता था। इसके दरबार में एक विदेशी यात्री इब्न कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला? तो अब्दुल रज्जाक रहने वाला इराक का। अब्दुल रज्जाक इराक का रहने वाला था। अब्दुल रज्जाक ने किस भाषा में लिखी? तो फारसी में लिखी। क्या था? मतलाए साहेन। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला राजा तो राजा राज, दूसरा राजेंद्र प्रथम, ये दोनों चोल वंश के थे सर। तीसरा शासक देवराय द्वितीय था। तीसरा शासक देवराय द्वितीय था। अब हम आपसे कहते हैं, अगला देखिए, क्या आपको ये याद है कि नहीं? रिवाइज कर लेंगे। चलिए एक बार पहले रिवाइज कीजिए। एक बार रिवाइज कीजिए। चलिए पूछे, बता देंगे? पहले इसको हटाइए देते हैं। इसको हटा ही देते हैं। अब सवाल पूछते हैं, तुर्क धनुर्धरों को किसने शामिल किया था अपनी सेना में? तुर्क धनुर्धरों को शामिल करने वाला विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? चलिए वेरी गुड। कौन शामिल किया भाई? देवराय। तुर्क धनुर्धरों को शामिल किया, देवराय प्रथम ने शामिल किया। चलिए दूसरा बताइए, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा नदी पर नहरों की जाल बिछाया, देवराय प्रथम ने। सयान किसके दरबार में रहते थे? वेदों पर कमेंट लिखने वाले सयान किसके दरबार में रहते थे? वेदों पर टीका टिप्पणी यानी कमेंट लिखने वाले सयान किसके दरबार में रहते थे? वेदों पर कमेंट या टीका टिप्पणी लिखने वाले सयान किसके दरबार में रहते थे? वेदों पे कमेंट लिखने वाले देवराय हरिहर प्रथम के दरबार में रहते थे। चलिए, विजयनगर साम्राज्य में यानी संगम वंश में सबसे योग्य शासक कौन था? संगम वंश का सबसे योग्य शासक।
देवराय द्वितीय। चलिए अगला देखते हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे लोग अब योग्य ही आएंगे। अब देवराय द्वितीय योग्य आ गया है तो अब बकलोलों का भी तो आना जरूरी है। अब यहाँ एक शासक आया मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन कौन शासक आया? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन एक अयोग्य शासक था। कैसा था? अयोग्य शासक था। इसे प्रौढ़ देवराय कहते हैं, मतलब बूढ़ा देवराय। इसे प्रौढ़ देवराय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रौढ़ देवराय। यह अयोग्य शासक था, उतना बढ़िया शासक नहीं था। इस वंश में कई शासक आए सब। विरूपाक्ष इस वंश का अंतिम शासक था। यहीं तक महान शासक रहे सब। इस वंश का सबसे लास्ट शासक का नाम था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जो था ये एकदम इस वंश का लास्ट था, क्योंकि इसकी हत्या कर दिया गया। इसकी हत्या करने वाला था सालूव नरसिंह। सालूव नरसिंह। इसकी हत्या किसने कर दिया? सालूव नरसिंह। सालूव नरसिंह। सालूव नरसिंह ने किसकी हत्या कर दिया? विरूपाक्ष की। इसे संगम साहित्य, संगम काल के इतिहास में प्रथम बलाहार की घटना कहते हैं। यानी इसमें मारा काटी बहुत कम हुआ है। जबकि दिल्ली सल्तनत में देखेंगे वो उसको काट के राजा बना, वो उसको काट के राजा बना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ये पहली घटना थी जब राजा बनने के लिए मारा गया, इसलिए इस घटना को प्रथम बलाहार कहा जाता है। फर्स्ट बलाहार, प्रथम बलाहार की घटना कहा जाता है। अब आप बताइए अगला शासक कौन बनेगा? साली नरसिंह नहीं जी, सालू नरसिंह। सर हम कर्नाटक से हैं। अरे भाई साहब हम्पी से नहीं ना है। चलिए कोई हम्पी से होगा तो बोलिएगा भाई। हम्पी बहुत बेहतरीन जगह है। 2-4 साल में हम और बुढ़ाइए जाएंगे, पूरा खत्म। अब एक बार भारत भ्रमण पर निकला जाएगा। जितना इतिहास में जगह पढ़ा है सबको घूम घूम के आएंगे। मुश्किल से मुश्किल 1-8 साल और चलेंगे हम लोग। ये बताओ भैया राजा कौन बनेगा? राजा कौन बनेगा? वो कह रहा है सर हम बनेंगे। यहाँ चिड़िया उड़ खेल रहा है, राजा कौन बनेगा। हम पूछ रहे हैं कि यहाँ राजा कौन बनेगा, कह रहा हम बनेंगे। चोर सिपाही वाला गेम खेल रहा हो कि हम बनेंगे। सालू नरसिंह बनेगा। कौन बनेगा? सालू नरसिंह। सालू नरसिंह बनेगा तो इसकी हत्या किया था, इसका मतलब ये इस वंश का नहीं था, सेनापति था। इसने क्या करेगा? एक नया वंश स्थापित करेगा अपने नाम पर, सालूव वंश। कौन सा वंश? सालू वंश। संगम वंश अब क्या हो गया? खत्म हो गया। संगम वंश खत्म हो गया। सालू वंश के संस्थापक कौन थे? सालूव नरसिंह। सालूव नरसिंह। सालूव नरसिंह। सालू नरसिंह। सालू नरसिंह। ये सारे के सारे शासक जितने थे अयोग्य थे। इसमें कोई भी बेहतरीन शासक नहीं हुआ। सब मार कसोट करने वाले थे सब। कोई इसमें योग्य शासक नहीं था। इस वंश के संस्थापक का नाम था सालू नरसिंह। इस वंश का लास्ट शासक हुआ जिसका नाम था इम्माडी नरसिंह। इम्माडी नरसिंह। ये इम्माडी नरसिंह जो था ये भी बकलोल था। तो इम्माडी नरसिंह का जो सेनापति था उसका नाम था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। क्या नाम था? वीर नरसिंह। इसने कहा कि आप भी मरिए, इसको मार दिया। ये कहा कि मर जाइए आप। इस घटना को कहा गया सेकेंड बलाहार। बलाहार। द्वितीय बलाहार की घटना किसे कहा गया? सालू, देखिए सालूव नरसिंह ने मारा विरूपाक्ष को और खुद स्थापना कर लिया सालू वंश की। इसको लगा हम बहुत अच्छा रहेंगे,
लेकिन इसके वंश में गलती से इसके यहाँ का डीएनए डिफेक्टेड था, सब अकलेल बकलेल होने लगे सब। तो जब इसके शासन काल में सब अकलेल बकलेल हुए सब, कोई अच्छा शासक ही नहीं बना। इस वंश का अंतिम शासक इम्माडी था। इम्माडी नरसिंह को मार दिया वीर नरसिंह और कहा कि भागो अब हमारा शासन रहेगा। तो बताओ भैया अब अगला शासक कौन बनेगा? वीर नरसिंह। कौन बनेगा? वीर नरसिंह। वंश सेम रहेगा या डिफरेंट? वंश सेम रहेगा या डिफरेंट? आप बताइए, वंश सेम रखें या डिफरेंस रखें? कौन सा वंश? अब वंश यही रहेगा कि चेंज करना पड़ेगा? वंश वंश करना पड़ेगा चेंज, वंश करना पड़ेगा चेंज। अब यहां आ जाएगा वंश का नाम हो जाएगा तुलु वंश। कौन सा वंश? तुलु वंश। अगला वंश हो गया तुलु। सालू वंश जो था, सालू वंश शुरू होते खत्म हो गया। तुलु वंश ये सबसे योग्य वंश था। विजयनगर पे जितने वंश शासन किए उन सब में सबसे योग्य वंश तुलु वंश, जिसके संस्थापक का नाम था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। क्या नाम था भैया? वीर नरसिंह। देखिए ध्यान से मेरी ओर देखिए भैया, ये भारत हो गया उस समय, लगभग लगभग समझिए ये भारत। ये है विजयनगर, विजय नगर, जीता हुआ नगर विजयनगर। इस पे कितने वंशों ने शासन किया? तो भैया जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर, इस पर 4 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने? 4 वंशों ने शासन किया। अब इन 4 वंश में से कौन कौन सा वंश है? तो ध्यान से देखिए। पहला वंश बोलिए संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का ने स्थापना किया। दूसरा वंश बोलिए सालू वंश, सालू नरसिंह ने किया। तीसरा वंश का नाम तुलु वंश, सबसे योग्य था तुलु वंश। और चौथा है आरवीडू वंश, आरवीडू वंश। हम आपको ये 2 वंश पढ़ा दिए, संगम और सालू पढ़ा दिए। तालु व आरवीडू वंश पढ़ाना है, तालु और आरवीडू वंश पढ़ाना है। ये 2 वंश पढ़ाना अभी बाकी है, जबकि वो 2 वंश हम पढ़ा दिए, मारियो दिए इसको। जब ये इसने इसके अंतिम राजा विरूपाक्ष को मारा तो कहा गया प्रथम बल्लाहार। जब ये सालू के अंतिम शासक जो थे यहाँ पर इम्माडी को मारा वीर नरसिंह, तो इसे कहा गया द्वितीय बल्लाहार, दुइये को बल्लाहार हुआ यहाँ। ये वंशों का जो ट्रिक है, अगर आप इनका ट्रिक देखिएगा तो इनका ट्रिक होता है संगम सतुआ। संगम सतुआ, सतुआ समझते हैं? बिहार में खूब खाया जाता है सतुआ। इस साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है? एगो चाइनीज भाषा में लिख रहा है। हाँ, बैटरी खत्म होने वाला है। संगम सतुआ, सतुआ होता है मकई का आटा, मकई का आटा और चना का आटा मिला के खाया जाता है। समझ में आ गया? देखिए सतुआ वगैरह को ऐसा मतलब एक, हालांकि बहुत ही विटामिन, बहुत ही पौष्टिक आहार युक्त खाना होता है सतुआ, लेकिन सतुआ को अक्सर मतलब गरीबी का प्रतीक मान लिया जाता है। ऐसे सतुआ बचपन में हम लोग खाने के लिए सतुआ लाते थे तो मेरी दादी कहती थी ए चोरवा के ले आओ, क्यों देखू तो का कही सतुआ खाता रोशन, खाना नहीं कि नहीं कि यहाँ। तो चोरवा के लाने का मतलब समझते हैं? छुपा के लाना। तो मेरी दादी कहती थी सतुआ अगर लाते हो ना तो छुपा के लाया करो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो समाज में अलग अलग रीति बन जाती है, मतलब नियत मर्दों की खराब होती है और घूंघट औरतों के निकलवा दिए जाते हैं। तो रीतियों का क्या कहिएगा। तो सतुआ जो होता है ना अक्सर मतलब गरीबी का द्योतक, ऐसा समाज में एक बांध दिया गया उसको। अब इस गरीबी में भी 2 टाइप का गरीबी। देखिए सतुआ 2 टाइप का, एक मकई के आटा का सतुआ, वो सस्ता मिलता है। एक चना को भून दिया जाता है और चना भूनने के बाद जो सतुआ बनता है वो अच्छा सतुआ माना जाता है। तो खाना तो चाहिए अच्छा सतुआ वाला, लेकिन गरीबी के चक्कर में आदमी क्या करता है कि दोनों को मिला देता है। तो मकई का सस्ता पड़ता है इसलिए ज्यादा होने से पेट भर जाता है बट टेस्ट नहीं आता है। तो
चने का सतुआ मिला के उसमें डाल के नमक वमक डाल के अचार चटनी हेन तेन से खा लिया जाता है सतुआ। तो बिहार का ये बहुत प्रमुख भोजन है सतुआ। तो इसका इसका क्या चीज कहिएगा भाई, ट्रिक क्या हो गया, संगम सतुआ। संगम से कौन सा वंश, सालू वंश। संगम से कौन सा हो गया, सालू वंश। स से क्या हो गया, संगम से संगम वंश, सालू वंश नहीं, संगम से संगम वंश। सालू, स से सालू वंश, कौन सा वंश, सालू वंश। त से तुलु वंश। अ से आरवीडू वंश। टोटल कितने वंश हो गए, 4 वंशों ने यहाँ पर। दिल्ली सल्तनत में गुलाब खिले तो सांस लो, इसमें क्या हो गया, संगम सतुआ। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और वीडू वंश हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई। अब हम लोग को कौन सा वंश पढ़ना है, आप बताइए कौन सा वंश पढ़ा है। संगम वंश तो पढ़ा दिए अच्छे से। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर किया था। इस वंश का पहला शासक हरिहर था। हरिहर के दरबार में क्या रहते थे, हरिहर प्रथम के दरबार में कौन रहा करते थे, सायन रहते थे जिन्होंने वेदों पर टीका लिखा। इस वंश का दूसरा शासक बुक्का प्रथम बना। बुक्का प्रथम ने अपने वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसके शासनकाल में रायचूर दोआब को लेकर युद्ध चालू हो गया। मोहम्मद प्रथम ने इसे पराजित कर दिया। इस वंश का अगला शासक देवराय प्रथम बना। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर नहरों का जाल बिछा के सिंचाई का काम प्रारंभ किया। इसके समय में फिरोज शाह बहमन ने इसे पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इसने अपनी सेना में मुस्लिमों को भी शामिल कर लिया। इसके सेना में सबसे तुर्क धनुर्धरों को भी शामिल किया। इस वंश का अगला शासक देवराय द्वितीय बना, जो सबसे योग्य शासक था। इतने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। हाथी मारने का शौक था, गजवेट का कहा जाता था। इसके दरबार में इराक का यात्री अब्दुल रज्जाक आया था, जिसकी रचना फारसी में लिखी गई मतलाए साहिन है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की जानकारी लिखी गई और कहा गया कि उसमें 300 बंदरगाह थे। इसकी नौसेना प्रमुख थी। यह तीसरा शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। राजा राज और राजेंद्र प्रथम के बाद ये तीसरा शासक था। इस वंश का अगला शासक मल्लिकार्जुन, जिसे प्रौढ़ देवराय कहते हैं, अयोग्य था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक का नाम बताइए आप लोग। विरूपाक्ष। मार दिया किसने, सालू नरसिंह ने। प्रथम बलागार। सालू नरसिंह ने कौन सी स्थापना कर दी, सालू वंश की, किंतु अयोग्य था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक था इमाडी नरसिंह। इनाडी नरसिंह को मार दिया। वीर नरसिंह, मीर नरसिंह को मारने की घटना को द्वितीय बलाहार करते हैं। अगला वंश की स्थापना हो गया तुलु वंश। कौन सा वंश पढ़ाते हैं, तुलु वंश। हो गया, खत्म हो गया। मुश्किल से मुश्किल देखोगे 2 मिनट नहीं लगा होगा। रिवीजन करने में कितना मिनट लगता है, 2 मिनट। धड़धड़ा के एकदम रिवीजन मारो यार। अल्लाह का रिवीजन पढ़ना रिवीजन बराबर बना देता है। रिवीजन में चुटकी में ऐसे पूरा। अगर इतिहास जितना है ना, अगर उसको रिवीजन करें तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 2.5 घंटा लगता है। पूरा रगड़ दो एकदम। सुस्ता के करोगे तो मैक्सिमम तुमको 5 घंटा टाइम चाहिए, 5 घंटा मैक्सिमम। तो सोचो, अगर इतिहास एक बार पढ़ लो, हफ्ते में एक घंटा समय निकाल लो कि हाँ प्राचीन इतिहास आज निपटा देते हैं 1-2 घंटा में, मध्यकालीन 1-2 घंटा में निपटा देते हैं, और उधर निपटा देते हैं। क्या दिक्कत है, अब समझाना थोड़ी है। अब जब पढ़ा दिए हैं, पढ़ाने में टाइम लगता है क्योंकि वहां समझाना रहता है। रिवीजन में क्या आग दे मार दिए। यहाँ पे 1326 मोहम्मद बिन तुगलक के समय में टूट के अलग हुआ। इन्हें मुस्लिम धर्म अपना लिया था, वापस भेजा तो अपने गुरु विद्यारण के राह में शरण में आके दोबारा इन लोगों ने हिंदू धर्म अपना के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसमें कौन सी करना है। चलो तुलु वंश की देखते हैं हम लोग। कौन सा वंश, तुलु वंश। ये रहा। तो देखिए भैया, तुलु वंश की स्थापना किसने किया, वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने मारा था इमाडी को द्वितीय बलाहार की घटना कर। वीर नरसिंह का पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा संबंध था। यह बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कौन कर रहा है, नीचे खड़े हैं सर, हम आपसे मिलने आए हैं। अजब हाल है, यहाँ कोई नहीं मिल सकता है, बस क्लासे में मिलने का रास्ता है और कहीं नहीं। याद देखिए, इसका संबंध किससे था, पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से इसने घोड़ा खरीदा था। क्या खरीदा था, घोड़ा।
देखिए यूरोपीय घोड़ा कुछ स्टालियन कैटेगरी के घोड़े होते हैं, यूरोपीय घोड़े बड़ी समझदार होते हैं, सब सीधे भागते हैं सब। अब हम लोग के यहाँ का घोड़वा बहुत खचरा होता है, भगाइएगा इधर उधर को नया घोड़ी देख लेगा एकदम गोर सफेद रंग का घोड़ी तो उधरे भाग जाएगा, चल 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 उधरे चलते हम लोग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब वहां सीबीएसई वाला घोड़ा था सब, समझदार होता था सब। तो इसने क्या किया, वहां से क्या खरीदा, घोड़ा खरीदा। हमारे यहाँ घोड़ा को देखिएगा ना, यहाँ इसे पट्टी बांध देता आखिया पे, चक्कर पकड़ ना देखे, नहीं तो सोचा बहुत खचरा होता है, भाग जाएगा इधर उधर कूदा देगा, दिक्कतें हो जाएगा। हम ऐसे ऐसे कर देता हम लोग के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? फ्रांसिस गवर्नर से इसने क्या खरीदा था, फ्रांसिस करे पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से इसने घोड़ा खरीदा था। ये अच्छे कैटेगरी का क्या खरीदा, घोड़ा को खरीदा था। हाँ पापा बोलिए। क्लास में? ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसका यही वो बढ़िया काम था, घोड़ा खरीदा था। इस वंश का अगला शासक बना कृष्ण देव राय। याद रखिएगा, कृष्ण देव राय। बबुआ मेरी ओर तनी ध्यान दो। सीबीएसई वाला घोड़ा, हाँ वो यूरोप में सीबीएसई वाला घोड़ा रहता है। दुनिया का हर जानवर में कैटेगरी मिलेगा, एगो हिंदी मीडियम वाला, एगो सीबीएसई बोर्ड वाला। समझ में आ गया? जो थोड़ा सा कमजोर टाइप का रहा है, इसे कमजोर जानवर सीबीएसई। और सीबीएसई वाला में एक ही खासियत रहता है, साफ सुथरा रहता है सब, बस। और कोई खासियत तो कुछ खास रहता नहीं। हिंदी मीडियम वाले से लड़ाई होगा तो पटक देगा सही से। चलो ध्यान दो, ये जो है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, जरा ध्यान से इधर मेरी ओर समझिए तो थोड़ा। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए। विजयनगर की स्थापना जब हो रही थी तो यहाँ तुगलक वंश चल रहा था। तो इसमें संगम वंश, तो जब तुगलक वंश था तो यहाँ संगम वंश था। सैयद वंश आया तो यहाँ सालू वंश आया। लोधी वंश आया तो यहाँ तुलु वंश आ गया। अब तुलु वंश चल ही रहा था कि लोधी वंश मरा के मुगल आ गए। अब मुगल में शुरुआत किसने किया, बाबर ने किया। तो जब यहाँ बाबर आ रहा था, जब यहाँ बाबर, तो विजयनगर साम्राज्य में किसका शासन चल रहा था, कृष्ण देव राय का। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कहा है कि जब मैंने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय सबसे योग्य शासक कृष्ण देव राय था। सोचिए, अपनी किताब में भी बाबर कहता है कि सबसे योग्य शासक कृष्ण देव राय था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का समकालीन कौन था, कृष्ण देव राय, और सबसे योग्य शासक था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय जब सिंहासन पर बैठा तो बहमनी साम्राज्य के राजाओं से कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम रायचूर दोआब हमें दे दो, या तो इस दुनिया को छोड़ के चल जाओ। उन्होंने कहा ऐसे कैसे कहता है, युद्ध होगा। कृष्ण देव राय ने युद्ध किया, सबको सुता के रख दिया और कहा कि रायचूर दोआब किसका होगा, मेरा होगा। जो 200 सालों से युद्ध चलता आ रहा है, उस युद्ध को आज हम पूर्ण विराम देते हैं। तो पूरी तरह से रायचूर दोआब पर अधिकार किसका हो गया है, विजयनगर साम्राज्य का। जबकि इससे पहले विजयनगर साम्राज्य वालों ने हारा ही है, चाहे वो बुक्का प्रथम हो, मोहम्मद प्रथम से हारे हो, देवराय प्रथम हो, फिरोज शाह बहमन से हारे हो, लेकिन इसने क्या कर दिया, हरा दिया। रायचूर दोआब पर अधिकार किसका हो गया, कृष्ण देव राय का। कृष्ण देव राय ने यहाँ उपाधि धारण किया आंध्र भोज तथा अभिनव भोज। आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण किया। आंध्र भोज और अभिनव भोज, आंध्र भोज और अभिनव भोज, आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण किया। कहा गया ससुरा हम जीते हैं, आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण किया। कृष्ण देव राय की साहित्य में बहुत रचना थी, इसने पुस्तक की रचना किया है। एक पुस्तक का नाम है जामवती कल्याणम और आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम, दो पुस्तक लिखा है इसने। आमुक्त माल्यद और एक का नाम है जामवती कल्याणम। कल्याणम, जामवती कल्याणम। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कृष्ण देव राय किसका समकालीन था, बाबर का समकालीन था।
किसका समकालीन था? बाबर का। इसने रायचूर दोआब को सुता कर रख दिया, एकदम पूरी तरह से रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया। 2 उपाधि धारण किया, आंध्र भोज और अभिनव भोज। इसे पुस्तक लिखने में काफी रुचि थी, इसने 2 पुस्तक लिखा था, आमुक्त माल्य तेलुगु भाषा में, जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में। इसे तेलुगु भाषा में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। इसे किस भाषा में दिलचस्पी थी? तेलुगु भाषा में। इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। कौन रहते थे? अष्टदिग्गज। ये 8 विद्वान थे तेलुगु भाषा के। तेलुगु भाषा के कितने विद्वान थे? 8 विद्वान थे। तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे, जिनका क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। जबकि शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान रहते थे। शिवाजी आगे पढ़ाएंगे, शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान रहते थे। तो अष्टदिग्गज कितने भाषा, किस भाषा के जानकार थे? तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा जाता है। इन अष्टदिग्गज में जो 2 सबसे महान थे, उनका नाम था अलसी पेडन्ना और एक का नाम था तेनालीराम। तो इन अष्टदिग्गज में 2 सबसे प्रमुख का नाम बताइए। अलसी पेडन्ना, अलसी पेडन्ना, और दूसरे का नाम तेनालीराम, तेनालीराम, दूसरे का नाम तेनालीराम। अलसी पेडन्ना और तेनालीराम, ये क्या थे? अष्टदिग्गज में 2 सबसे प्रधान थे, अलसी पेडन्ना और तेनालीराम। अलसी पेडन्ना और तेनालीराम, अलसी पेडन्ना तथा तेनालीराम तेलुगु भाषा के विद्वान थे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर देंगे और परसों चालू करेंगे बहमनी साम्राज्य। अब बहमनी खत्म हो जाएगा तो हम सिख धर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, सूफी संत के बारे में देख लेंगे, फिर थोड़ा सा हम वो देख लेंगे शंकराचार्य वगैरह वगैरह लोगों को। फिर हम लोग देखेंगे ये क्या नाम है, भक्ति आंदोलन को देखेंगे। भक्ति आंदोलन में भी 2 टाइप का भक्ति था, एक निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। तो ये सब के बारे में आपके क्लास कर लेंगे। आज के लिए इतना।